हेलो स्टूडेंट्स, किरण प्रकाश के भाग 6 में आपका स्वागत है। आज के मुख्य बिंदु स्नेल के नियम का व्यवहारिक उपयोग, जो कि हमारे पुस्तक में दिया गया है। इसके पश्चात क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उनके उदाहरण और अनुप्रयोग देखेंगे। तो सबसे पहले आइए पुस्तक में दिए गए स्नेल के नियम का व्यवहारिक उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में एक डूबते हुए बच्चे को जब कोई जीवन रक्षक बचाना चाहता है तो वो किस पथ को फॉलो करेगा। आपको चित्र में स्पष्ट दिख रहा है कि माध्यम 1 जो कि वायु है, यहाँ पर एक जीवन रक्षक है, और माध्यम 2 में जो कि जल है, इसमें एक बच्चा डूब रहा है। अब बच्चे को बचाने के लिए एक सीधा पथ GAC आपको चित्र में दिख रहा है, एक पथ GB से होकर C तक जाने का पथ दिख रहा है। तो किस पथ को फॉलो करें, ये हमें देखना है। तो हम मान लेते हैं कि जीवन रक्षक G से X की ओर जाएगा और X से C की ओर जाएगा। तो G से X पर माध्यम 1 में गया है, तो अभिलंब से इसका इस दूरी का जो कोण है वो I है, और माध्यम 2 में X से C का जो अभिलंब से कोण है वो R है। ये चित्र में प्रदर्शित है। यहाँ कुछ बातें हमें ज्ञात हैं, जैसे कि वायु में जीवन रक्षक की चाल V1 है, जल में जाएगा तो उसकी चाल कुछ कम हो जाएगी, जिसे हमने V2 मान रखा है। वायु में तय की गई दूरी Gx को आप L1 मान सकते हैं, जल में तय गई दूरी को XC को आप L2 मान सकते हैं। G से C तक का जो कुल समय होगा, अर्थात जीवन रक्षक अपनी प्रारंभिक स्थिति से बच्चे तक पहुंचने का जो कुल समय होगा, वो वायु में चली गई दूरी Gx को चलने का समय और जल में चली गई दूरी XC को चलने के समय के योग के बराबर होगा। और समय बराबर दूरी बटा 4 होती है, तो वायु में चली गई दूरी बटा वायु में 4 और जल में चली गई दूरी बटा जल में 4, दोनों समय को आपने जोड़ दिया। और न्यूनतम समय के लिए जब हम इसे गणितीय रूप से अवकलन गणित का उपयोग करके हल करेंगे, तो हमको यह संबंध जो नीचे लिखा है वो प्राप्त होगा, अर्थात sin I अपॉन sin R का मान V1 अपॉन V2 प्राप्त होगा। और V1 अपॉन V2 के बारे में, यानी प्रथम माध्यम में चाल बटा द्वितीय माध्यम में चाल, हम जानते हैं प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है। इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात डेली लाइफ में हम अगर, जैसे कि यहाँ बच्चे को बचाने के लिए जीवन रक्षक जा रहा है, तो उसे उस पथ को फॉलो करना होगा जिससे स्नेल का नियम लागू होता है। तो अर्थात स्नेल के नियम के आधार पर ही जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं, तो उसी पथ को फॉलो करना पड़ेगा। अब हम क्रांतिक कोण के बारे में जानेंगे। तो क्रांतिक कोण की बात तब आती है जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती किरण के लिए वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों के अंतरपृष्ठ स्पर्शी हो जाती है, उसे उन दोनों माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे IC से निरूपित करेंगे। चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है कि सघन माध्यम में कोई किरण आ रही है। जब इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया, अर्थात अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों के अंतरापृष्ठ स्पर्शी हो गई। अब हम क्रांतिक कोण के लिए सूत्र निश्चित कर सकते हैं। स्नेल के नियम को जब आप लागू करेंगे, तब sin I अपॉन sin R का मान n/1 के बराबर होगा। यहाँ 2 का मतलब विरल अर्थात रेयर मीडियम है,
और वन का मतलब सघन अर्थात डेंसर मीडियम। इसे हम 1/n/dr भी लिख सकते हैं। अब क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या बताती है कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा। तो समीकरण 1 और 2 को मिला देंगे तो हमको क्रांतिक कोण के लिए संबंध sin IC बराबर 1/n/dr प्राप्त होगा। यहाँ से IC का मान आप साइन इनवर्स 1/n/dr प्राप्त करेंगे। तो n/dr यहाँ स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए कि n/dr सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष है। अब हम अगले पृष्ठ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से भी आप जानते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो हम ये जानते हैं कि जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित हो जाती है, और सघन से जब विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है कि प्रथम माध्यम हमारा सघन माध्यम है और द्वितीय माध्यम हमारा विरल माध्यम है। तो जब कोई किरण सघन से विरल में जा रही है तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि अभिलंब से दूर हट जा रही है, यानी अपवर्तन कोण R का मान आपतन कोण I से बड़ा है। और चित्र में आपको दिखा रहे हैं जैसे जैसे आप आपतन कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ रहा है। और एक स्थिति आई जब क्रांतिक कोण पर आपतन हुआ तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसके पश्चात यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है और परावर्तन के नियम का पालन करता है। अर्थात अगर I कोण पर किरण आई है तो यहाँ से I कोण पर ही परावर्तित होगी। तो ये घटना अपवर्तन की घटना में लागू होती है, लेकिन यहाँ नियम परावर्तन का लागू हो रहा है, इसलिए इसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। तो सघन से यहाँ पे हम आपको दूसरा चित्र बना के दिखा सकते हैं कि अगर कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंतरा पृष्ठ पर आपतित होती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तो संपूर्ण प्रकाश परावर्तन के नियमों को पालन करते हुए उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक प्रतिबंध जानेंगे। जैसा कि आपने अभी सुना कि किरण को सघन से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो आवश्यक प्रतिबंध है कि किरण को सघन से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए और सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब इस सारणी में आपको जो कि पुस्तक में दी गई है, कुछ पारदर्शी माध्यमों का वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण का मान दिया गया है। क्योंकि हम माध्यमों के अपवर्तनांक को जानते हैं तो जो सूत्र अभी हमने आपको बताया था उस सूत्र से आप विभिन्न माध्यमों के क्रांतिक कोण निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि जल से जब ब्राउन कांच, इसके आगे फ्लिंट कांच और हीरे की ओर बढ़ते हैं तो अपवर्तनांक का मान बढ़ रहा है और सूत्र IC बराबर साइन इनवर्स 1/n से जब हम देखते हैं तो आपतन कोण का जब अपवर्तनांक बढ़ेगा तो क्रांतिक कोण का मान घटेगा। तो आपको दिखाई पड़ रहा है हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, इसलिए हीरे का क्रांतिक कोण सबसे कम है। अर्थात हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना आसानी से घटित हो सकती है और हीरे की चमक का कारण ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण और अनुप्रयोग है। तो इसमें आपको चित्र A और B में एक बीकर में द्रव भरा है। उस बीकर में जब कोई किरण प्रवेश कर रही है तो जब किरण प्रवेश करती है आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से छोटा होता है तो आप देख रहे हैं एक भाग परावर्तित होता है और कुछ भाग अपवर्तित होता है।
लेकिन जब यही आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो संपूर्ण प्रकाश परावर्तित हो जाता है, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है। चित्र सी में आपको एक टेस्ट ट्यूब में आपतित किरण दिखाई पड़ रही है जिसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा है। जब वो जल से होकर प्रवेश करती है तो बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हो रही है और वो अंदर ही अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से घटित होकर फिर अंततः ये बाहर निकल पा रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आपतन कोण का मान सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होगी। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के डेली लाइफ में और बहुत इंपॉर्टेंट घटना है मिराज, जिसे हिंदी में मरीचिका कहते हैं, अंग्रेजी में आप मिराज के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें किसी गर्म प्रदेश में आपको कुछ दूरी पर एक जल के स्रोत का अनुभव होता है। आपको आभास होता है कि उस जल के स्रोत में किसी पेड़ अथवा अन्य चीज के प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। तो आपको चित्र ए में दिखाई पड़ रहा है कि एक सामान्य स्थान पर है जहाँ वायु का तापमान एक समान है, नीचे से ऊपर तक समान ताप पर वायु है, अर्थात उसका घनत्व हर जगह समान है, उसका पतनांक हर जगह समान है। तो हमको किसी विशेष घटना का अनुभव नहीं होता है। पेड़ जो सामने दिख रहा है वो सीधे सीधे दिख रहा है, पृथ्वी से इसका कोई प्रतिबिंब हमें आता नहीं दिख रहा है। लेकिन चित्र बी में आपको एक गर्म प्रदेश में दिखाया गया है जहाँ भूमि के पास की वायु बहुत गर्म हो गई है। गर्म प्रदेश की जमीन गर्म हो जाती है और उससे संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। तो गर्म वायु का अपवर्तनांक कम होता है और ऊपर अपेक्षाकृत कम गर्म वायु है तो उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। हमने एक चित्र बनाया है तो इसमें नीचे से ऊपर जाते हुए आप जब देखेंगे, नीचे से ऊपर जाते हुए आपको दिखेगा विभिन्न परतों की दूरी घट रही है, अर्थात अपवर्तनांक बढ़ रहा है। नीचे गर्म वायु है तो अपवर्तनांक कम है, ऊपर कंपैरेटिवली कम गर्म अर्थात ठंडी वायु है तो अपवर्तनांक ज्यादा है। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम विरल से सघन की ओर जाएंगे, और अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो सघन से विरल की ओर आएंगे। ऊपर सघन वायु है और नीचे अपेक्षाकृत विरल वायु है। तो जब कोई किरण आपको दिख रहा है कि जब कोई किरण चित्र में हरे रंग की किरण दिख रही है, जब ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो ये अभिलंब से दूर सघन से विरल में आ रही है तो अभिलंब से दूर हटती चली जा रही है। और एक ऐसी स्थिति आती है कि किन्हीं दो परतों के बीच आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है और वो संपूर्ण प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को फॉलो करता हुआ सामने खड़े व्यक्ति की आंख में पहुंचता है। चूंकि किरण मार्ग हम जानते हैं कि एक सीधा होता है तो व्यक्ति को यह आभास होता है कि यह सीधी किरण जमीन से आ रही है और उनको जमीन पर इस जगह पर एक जल के स्रोत का आभास होता है और उसी में उसे लगता है कि यह पेड़ का प्रतिबिंब उसी में बन रहा है। तो इस आभास को ही हम कहते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये घटना घटित हुई है। तो अब हम अगले पृष्ठ पे पहुंचते हैं तो जहां से हमको ये दिखाई पड़ेगा कि एक प्रिज्म में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कराई जा रही है। तो प्रिज्म में आप चित्र ए में जब देखेंगे तो चित्र ए में आपको दिखाई पड़ रहा है कि प्रिज्म के समतल पृष्ठ पर जब किरण लंबवत आई तो वो सीधा प्रवेश करके चली गई और यहाँ पर उसका आपतन कोण 45 डिग्री है। कांच के लिए आपने अभी सारणी में देखा था, हम आपको फिर से दिखाते हैं कि कांच आपने दो प्रकार के देखे थे। तो इन दोनों प्रकार के कांच के जो क्रांतिक कोण है वो 45 डिग्री से कम है और यहाँ पर आपको जो किरण आपतित हो रही है वो 45 डिग्री पर आपतित हो रही है, अर्थात ये आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा है। तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से किरण हो गई और हम इस पृष्ठ से नीचे वाले पृष्ठ से वस्तु को इस रूप में देख रहे हैं। यही चित्र बी में आप देखेंगे जब हमने पृष्ठ बदल दिया प्रिज्म का तो वस्तु से आने वाली किरण फिर सामने वाले पृष्ठ से जब प्रवेश कर गई तो पीछे वाले पृष्ठ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हुई और नीचे वाले पृष्ठ पर पुनः
क्योंकि ये कोण 45 डिग्री होगा गणित के नियम से, तो पुनः यहाँ पूर्णांतिक परावर्तन होगा, ये किरण वापस चली जाएगी। तो जिस पृष्ठ से किरण आई थी उसी पृष्ठ पर किरण वापस लौट गई। और ध्यान से देखेंगे तो ये प्रतिबिंब उल्टा होकर बना, वस्तु ए भी का जो प्रतिबिंब बना वो ए डैश बी डैश हमें उल्टा दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ हम इसी प्रिज्म के द्वारा प्रतिबिंब को उल्टा करके देख लेते हैं। और चित्र सी में आपको जिस पृष्ठ से किरण प्रवेश करेगी उसके सामने वाले पृष्ठ से हम देखेंगे तो हमको उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, और ये भी पूर्णांतिक परावर्तन की घटना के कारण घटित हो रहा है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट डिवाइस को जानेंगे, जिसे प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम लाइट पाइप भी है, इसको लाइट पाइप के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर में डबल लेयर केबल होती है, जिसमें भीतरी हिस्से को हम क्रोड कहते हैं, क्रोड, और बाहरी हिस्से को आक्षेप या ग्लाइडिंग के नाम से जानते हैं। भीतरी हिस्से का अपवर्तनांक बाहरी हिस्से के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है। तो जब कोई प्रकाश इसमें प्रवेश करता है तो भीतरी पृष्ठ पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ये अंदर ही अंदर इसका पूर्ण परावर्तन होता है, और ये साइड सर्कल से कोई प्रकाश नहीं निकलता, बल्कि सामने वाले पृष्ठ से प्रकाश बाहर निकलता है। तो इस घटना में जितनी तीव्रता का प्रकाश प्रवेश करेगा उतनी ही तीव्रता का प्रकाश निकलेगा। आई तीव्रता का प्रकाश अगर प्रवेश करा है तो आई तीव्रता का प्रकाश बाहर निकलेगा। साइड पृष्ठ से कोई भी प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा। तो अतः अगर हम कम्युनिकेशन में, संचार में इसका उपयोग करें तो बिना किसी एनर्जी लॉस के हम सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर का महत्वपूर्ण उपयोग है कम्युनिकेशन में। अब हम देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो स्नेल के नियम का व्यवहारिक उपयोग, क्रांतिक कोण में ये महत्वपूर्ण सूत्र हमें प्राप्त हुआ। पूर्णांतिक परावर्तन जाने, इसका घटना दो कारणों को सेटिस्फैक्शन के बाद ही घटित होगी। सघन से विरल में जाते समय आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। पूर्णांतिक परावर्तन के व्यवहारिक उदाहरण और अनुप्रयोग देखा, जिसमें प्रिज्म, मरीचिका और प्रकाशिक तंतु के बारे में हमने जाना। अब हम अगली कक्षा में क्या पढ़ेंगे? गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन देखेंगे। अभी तक हम समतल पृष्ठ देख रहे थे, अब हम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन को देखेंगे। इसके पश्चात उदाहरण 9.6 को देखेंगे। इस प्रकार आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।